आप सब लोग पिछले 16 दिनों से लॉकडाउन में हैं और दुनिया भर के करीब 400 करोड़ लोग भी इस समय अपने अपने घरों में कैद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और ये भी हम कामना करते हैं कि बहुत जल्द आपका ये वनवास समाप्त हो जाए। 101 दिन पहले जो वायरस चीन से फैलना शुरू हुआ था उसने दुनिया भर की आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लगा दिया है और आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए आज एक बहुत ही चिंतित करने वाली खबर आई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने कहा है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था वर्ष 1930 के बाद महा आर्थिक मंदी में जा सकती है। यहां हमने महा शब्द इसलिए जोड़ा है, आर्थिक मंदी की बजाय इसे महामंदी कहा है क्योंकि आमतौर पर आर्थिक मंदी कुछ समय के बाद दूर हो जाती है, जिसे हम अंग्रेजी में रिसेशन कहते हैं। लेकिन जब कोई आर्थिक मंदी बहुत लंबे समय तक खिंच जाती है तो उसे डिप्रेशन कहते हैं और IMF ने कहा है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं द ग्रेट डिप्रेशन यानी महा आर्थिक मंदी के दौर में जा सकती हैं। इसका एक सीधा सा अर्थ यह है कि दुनिया भर में करीब 170 देशों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की बजाय अब माइनस में जाएगी, यानी आपकी आमदनी भी अब बढ़ने की बजाय घटने लगेगी और ये बहुत चिंता की बात है। ये बातें IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कही हैं। क्रिस्टलिना के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा असर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों पर पड़ेगा। IMF के मुताबिक बड़े बड़े निवेशक कोरोना वायरस फैलने के बाद से इन देशों से करीब 7 लाख करोड़ रुपया निकाल चुके हैं, यानी विकासशील देशों के लिए स्थितियां और ज्यादा खराब होने वाली हैं। लेकिन इस महामंदी की तुलना वर्ष 1930 से क्यों की जा रही है? क्योंकि वर्ष 1930 में भी ऐसी ही एक महामंदी आई थी। आपको उस महामंदी के बारे में भी आज हम बताना चाहते हैं। 1930 में जो आर्थिक मंदी आई थी उसे आधुनिक युग की सबसे बड़ी और गंभीर आर्थिक मंदी माना जाता है। इस आर्थिक मंदी का दौर वर्ष 1930 से 1939 तक चला था, 9 वर्ष तक चला था। इसकी शुरुआत वर्ष 1929 के अक्टूबर महीने में स्टॉक मार्केट के क्रैश होने से हुई थी। वर्ष 1933 आते आते अमेरिका के 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे और अमेरिका के आधे से ज्यादा बैंक फेल हो गए थे। तब अमेरिका की आबादी करीब 12 करोड़ थी, यानी तब अमेरिका की 10% की आबादी के पास रोजगार नहीं था। वर्ष 1930 से 1932 के बीच दुनिया की GDP 15% तक गिर गई थी। 15% बहुत होता है। जबकि वर्ष 2008 में जो आर्थिक मंदी आई थी, जिसका हो सकता है आपने सामना भी किया होगा और आपको शायद याद भी होगी, तब यानी 2008 में भी दुनिया की GDP सिर्फ 1% गिरी थी। यानी आज अर्थव्यवस्था पर खतरा 2008 के मुकाबले 15 से 20 गुना ज्यादा है। आज भी अगर आप उन लोगों से पूछें जिन्होंने वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी देखी है तो वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अब सोचिए उससे भी 15 से 20 गुना ज्यादा बड़ी मंदी। आज अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था 15% गिर जाए तो दुनिया को 2000 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वर्ष 1930 की आर्थिक मंदी के दौरान अमेरिका का औद्योगिक उत्पादन 46% तक गिर गया था, यानी आधा रह गया था। जबकि ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन 23%, फ्रांस का 24% और जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 41% तक गिर गया था। अमेरिका में बेरोजगारी 607%, ब्रिटेन में 129%, फ्रांस में 214% और जर्मनी में 232% तक बढ़ गई थी। हालांकि इतिहासकारों के मुताबिक उस समय भारत पर इस मंदी का ज्यादा असर नहीं पड़ा था, क्योंकि भारत में सिर्फ जूट और कोयला उद्योग ही इससे प्रभावित हुआ था। क्योंकि आप जानते हैं उस वक्त तक भारत मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना था, भारत में उद्योग ही नहीं थे और ना ही भारत में फैक्ट्रियां थी, इसलिए भारत पर इसका असर कम पड़ा था। लेकिन 90 वर्षों के बाद भारत के लिए ऐसी किसी भी ग्लोबल आर्थिक मंदी से बचना बहुत मुश्किल होगा। अगर यह मंदी आई तो भारत में भी बड़े पैमाने पर नुकसान होगा, लोगों की नौकरियां जा सकती हैं और आपको मिलने वाली तनख्वाहें भी भारी पैमाने पर काटी जा सकती हैं। अगर आप व्यापारी हैं, अपना काम करते हैं, तो भी आपकी आमदनी काफी हद तक गिर सकती है, क्योंकि अब भारत
दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, भारत में एक्सपोर्ट भी होता है, इसलिए इस बार भारत इससे बच नहीं पाएगा। लेकिन एक देश ऐसा है जो इससे बच जाएगा, और अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद जवाब आपके मन में अभी से तैयार होगा कि कौन सा वो देश है जो इस आर्थिक मंदी से बच जाएगा और जो इसका सामना करने के लिए पूरी तरह न सिर्फ तैयार है बल्कि उसे इस आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा फायदा होगा। आपने अब तक नाम सोच लिया होगा। इस देश का नाम है चीन, हमारा पड़ोसी देश चीन। और आज हम आपको यह बताएंगे कि चीन कैसे इस शानदार मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं इतिहास भविष्य के दर्पण की तरह काम करता है और इसी दर्पण में हमारा और आपका भविष्य कैद है। आज हम इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना को आधार बनाकर दुनिया के भविष्य की एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे। और यह तस्वीर कहती है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया के मुकाबले चीन का पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा। चीन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा और जब तक दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना वायरस को कंट्रोल करेंगे तब तक चीन दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल कर चुका होगा, अपनी मुट्ठी में ले चुका होगा। चीन दुनिया की अर्थव्यवस्था का सीईओ बन चुका होगा और हो सकता है कि तब तक आपकी तनख्वाहें भी शायद चीन से ही आने लगें। ये बातें आपको डरा रही हैं, लेकिन आज हम आंकड़ों, तथ्यों और इतिहास की मदद से चीन की इस आर्थिक साजिश का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको वर्तमान स्थितियों को समझना होगा। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को करीब 300 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और अभी यह नुकसान और बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में इस महामारी और महामंदी से किसी देश को फायदा भी पहुंच सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल पहुंच सकता है। इसका जवाब है हाँ, बल्कि यह फायदा पहुंचना शुरू भी हो गया है। यह देश और कोई नहीं बल्कि चीन है, वही चीन जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई थी। पिछले 101 दिनों से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है और अब चीन इस मौके का फायदा उठाकर एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय शॉपिंग में जुट गया है जो उसे दुनिया का सबसे प्रभावशाली, ताकतवर और अमीर देश बना सकती है। और चीन इस शॉपिंग के दौरान सारे डिस्काउंट ऑफर्स पर नजर रखे हुए है। यानी पूरी दुनिया को लॉक करके चीन अनलॉक हो चुका है। सारी दुनिया में फैक्ट्रियां बंद हैं, दफ्तर बंद हैं, लोग घरों में बंद हैं, लेकिन चीन में फैक्ट्रियां शुरू हो गई हैं, दफ्तर काम कर रहे हैं और लोग भी अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। यानी इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरी दुनिया में अगर कोई एक देश ऐसा है जहां अब सब कुछ पहले जैसा चल रहा है, जहां सब कुछ जैसा पहला था वैसा हो चुका है, वो है चीन। चीन अब दुनिया के उन तमाम देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां बेहद सस्ते दामों पर खरीदना चाहता है जिनकी अर्थव्यवस्थाओं की कमर इस महामारी ने तोड़ दी है। इतना ही नहीं, चीन से शुरू हुआ यह वायरस अब चीन के लिए एक वरदान बन गया है, जबकि दुनिया इसे अभिशाप मानकर इससे लड़ाई में जुटी हुई है। इस महामारी से जूझते देश कैसे चीन के विस्तारवाद के लिए एक बहुत बड़ी उपजाऊ भूमि में बदल गए हैं, यह समझने के लिए आपको 2500 वर्ष पीछे चलना होगा। और आज हम आपको वो एक किस्सा सुनाना चाहते हैं। आज से करीब 2500 वर्ष पहले ग्रीस का एथेंस यूरोप में शक्ति का केंद्र हुआ करता था। यानी एथेंस उस समय एक क्षेत्रीय महाशक्ति था। लेकिन 430 ईसा पूर्व एथेंस में एक महामारी फैल गई, वैसे ही जैसे आज ये वायरस फैला है। और इस महामारी से एथेंस राज्य के करीब 25% लोग मारे गए। इनमें बड़े बड़े नेता, वहां के बड़े बड़े सेनापति और ताकतवर महाबली योद्धा भी थे। इसके कुछ समय बाद ही एक दूसरे शक्तिशाली राज्य स्पार्टा ने एथेंस को चुनौती देना शुरू किया, लेकिन महामारी की वजह से एथेंस की अर्थव्यवस्था और वहां की सेना की कमर टूट चुकी थी। जब स्पार्टा और एथेंस के बीच युद्ध हुआ तो एथेंस इसमें हार गया और स्पार्टा नई शक्ति बनकर पूरी दुनिया में उभर गया। हैरानी की बात यह है कि आज 2500 वर्षों के बाद यूरोप का वही इलाका एक बार फिर से महामारी के केंद्र में है। यूरोप के शक्तिशाली देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है और चीन स्पार्टा की तरह मौके की तलाश में है। लेकिन इसके लिए चीन कोई सैन्य युद्ध नहीं बल्कि आर्थिक युद्ध की तैयारी कर रहा है और चीन को यकीन है कि वो बिना एक भी गोली चलाए दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देशों को उनके घुटनों पर ले आएगा।
अब हम चीन की इस योजना के बारे में आपको जो बात बताने वाले हैं वो आपको चिंता में डाल सकती है, क्योंकि चीन ने अब दुनिया के कई अमीर देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल करने का मास्टर प्लान बना लिया है और उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए स्पेन और इटली जैसे देश जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, वहां चीन ने इस वायरस के खौफ के बीच मुनाफा कमाना भी शुरू कर दिया है। चीन पहले से ही इन देशों को बड़ी मात्रा में मेडिकल उपकरण, मास्क और वेंटिलेटर्स बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा रहा है। लेकिन अब चीन ने यूरोप के बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों को भी टेक ओवर करने की योजना बना ली है, और वो भी बेहद सस्ते दामों पर। व्यापार करना गलत बात नहीं है, पूरी दुनिया में व्यापार होता है और व्यापार करने के लिए एक रणनीति भी बनाई जाती है। कई बार वो रणनीति सही होती है, कई बार गलत होती है, लेकिन सवाल चीन की नीयत पर है, क्योंकि चीन पूरी दुनिया में वायरस फैलाने की जिम्मेदारी लेने की बजाय अब आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए चीन की नजरें अब यूरोप पर गड़ गई हैं। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक महामारी के इस दौर में यूरोपियन देशों के बड़े बड़े ग्लोबल बैंकर्स के पास ऐसी कई रिक्वेस्ट्स आ रही हैं जिनमें इन कंपनियों की कीमत पूछी जा रही है। कहा जा रहा है कि इनकी वैल्यूएशन क्या है। इस संदर्भ में सबसे ज्यादा पूछताछ चीन की कंपनियों द्वारा की जा रही है। चीन की कंपनियां ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े पैमाने पर निवेश करने की योजना बना रही हैं। अब इन तमाम देशों को डर यह है कि चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी इन देशों की कंपनियों को कौड़ियों के दाम खरीद सकते हैं या फिर हॉस्टाइल टेक ओवर कर सकती हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं अब बुरी हालत में हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां वहां की सरकारों से आर्थिक मदद मांग रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस दौर में इतना पैसा आएगा कहां से? सरकारों के पास भी इतना पैसा बचा नहीं, और यही परिस्थितियां चीन के लिए एक सुनहरा अवसर बन गई हैं। आपको यहां यह भी बता दें कि चीन की कई बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें वहां की सरकार का पूरा समर्थन हासिल है, यानी ये कब्जा चीन की प्राइवेट कंपनियां नहीं बल्कि खुद इनडायरेक्टली चीन की सरकार ही करना चाहती है। चीन की विस्तारवाद वाली नीयत से ये देश इतने डर गए हैं कि इस महामारी के बीच भी इन देशों में विदेशी निवेश नियंत्रित करने के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं। सोचिए ये कैसी स्थिति पैदा हो गई कि ये देश वायरस से लड़ने के साथ साथ अपने देश में नए नए कानून भी बना रहे हैं ताकि ये हॉस्टाइल टेकओवर चीन द्वारा रुक सके। एक उदाहरण आपको देते हैं। इस हफ्ते सोमवार को इटली के प्रधानमंत्री ने कानून में दी गई गोल्डन पावर्स का इस्तेमाल करने की बात कही है। इटली के कानून के मुताबिक गोल्डन पावर्स की मदद से सरकारें उन कंपनियों में विदेशी निवेश को नियंत्रित कर सकती हैं जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे रक्षा क्षेत्र की कंपनियां, वित्त से जुड़ी हुई कंपनियां यानी फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां, वहां के बड़े बड़े बैंक, ऊर्जा और इंश्योरेंस कंपनियां, और साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को भी इस श्रेणी में रखा गया है। इतना ही नहीं, इटली की सरकार ने 400 बिलियन यूरोज यानी करीब 33 लाख करोड़ रुपए के एक इमरजेंसी फंड का भी ऐलान किया है। इस फंड की मदद से आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी कंपनियां सस्ती दरों पर लोन ले सकेंगी। इटली की तरह स्पेन भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे आप एफडीआई भी कहते हैं, एफडीआई से जुड़े नए नियम लागू कर चुका है। एफडीआई के नियमों से ही यह तय होता है कि किसी देश की कंपनियों में कोई विदेशी कंपनी किस प्रतिशत तक निवेश कर सकती है, किस सीमा तक हिस्सेदारी रख सकती है। 17 मार्च को स्पेन की सरकार ने यह ऐलान किया था कि यूरोपियन यूनियन के बाहर का कोई भी देश अगर स्पेन की किसी कंपनी में 10% से ज्यादा निवेश करना चाहता है तो उसे सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके अलावा स्पेन की सरकार ने टेलीकॉम, एनर्जी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की कई बड़ी कंपनियों को भी अस्थायी तौर से टेक ओवर कर लिया है, जिनकी आर्थिक हालत कोरोना वायरस की वजह से इस समय अच्छी नहीं है, और इन कंपनियों पर चीन की भी सीधी नजर है। जर्मनी ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को चीन से बचाने के लिए कई नए कदम उठाए हैं। नए नियमों के मुताबिक जर्मनी में सार्वजनिक महत्व से जुड़ी किसी स्थानीय कंपनी या व्यापार में विदेशी निवेशों की दोबारा से समीक्षा की जाएगी। साथ ही यूरोपियन यूनियन के बाहर की कोई विदेशी कंपनी अगर जर्मनी में कोई बड़ा निवेश करना चाहती है तो उसे सबसे पहले जर्मनी की सरकार से इसकी मंजूरी लेनी होगी। अब आप सोचिए, ये सारे देश इस समय इस संकट की घड़ी में ये नए नए कानून और नए नए नियम क्यों बना रहे हैं?
ऑस्ट्रेलिया में तो चीन की इस नियत को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। वहां विपक्ष के कई सांसद इसे लेकर सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिव्यू बोर्ड ने यह संकेत दिए हैं कि चीन समेत किसी भी देश को ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक हालात का फायदा उठाकर महत्वपूर्ण कंपनियों को खरीदने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमने 2500 वर्ष पूर्व एथेंस और स्पार्टा के बीच हुए युद्ध का आपसे जिक्र किया था। यह युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि स्पार्टा एक उभरती हुई ताकत था और एथेंस कमजोर अर्थव्यवस्था और महामारी से संघर्ष कर रहा था और इसीलिए उसकी हार हुई। इस युद्ध की कहानी इतिहास के जनक माने जाने वाले थ्यूसिडिडस ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेसियन वॉर में लिखी थी। इसमें थ्यूसिडिडस कहते हैं कि जब एक महाशक्ति के सामने दूसरी शक्ति उभरने लगती है तो दोनों के बीच युद्ध आखिरकार होकर ही रहता है और इसे थ्यूसिडिडस ट्रैप भी कहा जाता है। इस समय दुनिया भी इसी ट्रैप में है। चीन उभरती हुई महाशक्ति है, लेकिन चीन दुनिया के देशों को युद्ध की धमकी नहीं दे रहा, बल्कि वो बहुत सब्र के साथ, बहुत धैर्य के साथ इस बात का इंतजार कर रहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर होती रहे, दुनिया के देश कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में जुटे रहें और मौके का फायदा उठाकर चीन इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पीछे से बैकडोर से कंट्रोल कर ले। चीन की नजरें फिलहाल यूरोप के देशों और ऑस्ट्रेलिया पर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत चीन की इन विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं से सुरक्षित है, यानी आप लोग सुरक्षित हैं। बल्कि सच तो यह है कि अर्थव्यवस्था की आड़ में भारत के लोगों की जिंदगियों को पहले से ही बहुत हद तक प्रभावित और नियंत्रित चीन कर चुका है और कर रहा है। आप सब पहले से ही चीन के इस ट्रैप में फंस चुके हैं। आप बाजार से जितना भी सामान लाते हैं, खरीदते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी पहले से ही चीन की है। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, वहां से लेकर आप दिवाली पर जो लाइटें लगाते हैं, वहां तक ये सब कुछ चीन बनाता है और आप सुबह से लेकर शाम तक चीन द्वारा बनाए गए इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। चीन भारत में आर्थिक रूप से आक्रामक हुए कैसे भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगियों को प्रभावित कर रहा है, आज आपको यह भी समझना चाहिए। इस बात की 67% संभावना है कि इस वक्त जो मोबाइल फोन आपके हाथ में है वो एक चाइनीज मोबाइल फोन है, क्योंकि भारत में बिकने वाले 67% मोबाइल फोन चीनी कंपनियों के ही हैं। और इसमें आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां हैं, आप जानते हैं उन कंपनियों के नाम। ये सारी चाइनीज मोबाइल कंपनियां हैं, उनके ब्रांड्स हैं, जहां से आप सस्ते दाम पर अपने नए नए स्मार्टफोन्स खरीद रहे हैं। इस बात की लगभग 22% संभावना है कि जिस इंटरनेट ब्राउजर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक चाइनीज ब्राउजर है, क्योंकि 22% मार्केट शेयर के साथ चीन का यूसी ब्राउजर भारत का नंबर 2 इंटरनेट ब्राउजर बन चुका है। इतना ही नहीं, आपके मोबाइल फोन में जितनी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, जितने ऐप्स मौजूद हैं, उनमें से भी करीब 44% ऐप्स चीन के हैं। फैक्टर डेली नाम की एक कंपनी की रिसर्च के मुताबिक भारत में इस्तेमाल होने वाले टॉप 100 मोबाइल ऐप्स में से 44 चीन के हैं। जैसा हमने कहा, 44%। मोबाइल फोन पर पबजी जैसा गेम खेलने वाले भारतीयों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा है और आपको गेमिंग की लत लगाने वाला पबजी भी एक चाइनीज कंपनी टेंसेंट द्वारा ही संचालित है। इस बात की भी पूरी संभावना है कि आप या आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य मशहूर मोबाइल ऐप टिकटॉक पर भी जरूर होगा। टिकटॉक भी एक चाइनीज ऐप है और भारत में लोकप्रियता के मामले में ये बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ चुका है। टिकटॉक का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर युवा हैं और इनमें से ज्यादातर युवा देश के छोटे शहरों से आते हैं। एक और रिसर्च फर्म सेंसर टावर के मुताबिक पूरी दुनिया में टिकटॉक के 165 करोड़ यूजर्स हैं और इनमें से सबसे ज्यादा यानी करीब 46 करोड़ यूजर्स हमारे देश भारत में हैं। भारत में टिकटॉक का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की संख्या इंस्टाग्राम के यूजर से भी ज्यादा हो चुकी है। इतना ही नहीं, पेटीएम जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप भी चीन की कंपनियों उनमें भी चीन की कंपनियों की बड़ी हिस्सेदारी है। इस कंपनी की वैल्यू करीब 22,000 करोड़ रुपए है और इसमें चीन की अलीबाबा कंपनी की हिस्सेदारी करीब 45% है। बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने वाले प्लेटफॉर्म बायजूस में भी चीन की कंपनी टेंसेंट की हिस्सेदारी है। टेंसेंट बायजूस में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर चुकी है। बायजूस अब भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी को भी स्पॉन्सर करती है। लॉकडाउन के इस दौर में ऑनलाइन शिक्षा
खाना और स्वास्थ्य की सेवाएं और डिजिटल पेमेंट उपलब्ध कराने वाली बहुत सारी कंपनियों को ही सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस दौर में भी सबसे ज़्यादा मुनाफे में चीन की ही कंपनियां हैं। यानी जो मुनाफा आप यहां बैठकर इस लॉकडाउन की वजह से इन कंपनियों को दे रहे हैं, ये भी एक तरीके से चीन की जेब में ही जा रहा है। इसके अलावा चीन की कंपनियां भारत के कई लोकप्रिय खेलों को भी स्पॉन्सर करती हैं। यानी भारत के सबसे लोकप्रिय खेलों को भी अब चीन की कंपनियों द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। भारत के लोगों की खेल से जुड़ी भावनाओं का दोहन भी अब यही विदेशी कंपनियां कर रही हैं। इससे पहले भी भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर एक चाइनीज मोबाइल फोन कंपनी ओप्पो थी, आपको याद होगा। इसी तरह बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, प्रैक्टो, पैसा बाजार और स्नैपडील जैसी कंपनियों में भी चीन की कंपनियों का काफी भारी भरकम निवेश है। ये सभी कंपनियां किचन के सामान से लेकर ऑनलाइन दवाइयां और यहां तक कि इंश्योरेंस भी बेचती हैं। इसका मतलब यह है कि चीन चाहे तो यह भी पता लगा सकता है कि आप घर में क्या खाते हैं, आप कितना कमाते हैं, आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को कौन सी बीमारी है, आप वीकेंड पर कहां से शॉपिंग करते हैं, आपको क्या पसंद है और आपको क्या नापसंद है, और इस समय आप इंटरनेट पर क्या खोज रहे हैं। चीन ने भारत से एक युद्ध आज से 58 वर्ष पहले ही जीत लिया था। उसमें गोलियां भी चली थीं, खून भी बहा था और लोगों की जान भी गई थी। लेकिन अब चीन को यह सब करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भारत के करोड़ों लोग आज चीन का चलता फिरता उपनिवेश बन चुके हैं, बिना इस बात का एहसास किए कि वो असल में चीन का उपनिवेश बन चुके हैं। यानी चीन चाहे तो आपकी वित्तीय स्थिति से लेकर आपकी सेहत, आपकी शिक्षा, यहां तक कि आपके खाने पीने की सारी आदतों का पता लगा सकता है या उसके पास लगा चुका होगा। चीन ये भी पता लगाने में सक्षम है कि आप कहां जा रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं और आप अपने भविष्य को लेकर क्या सपना देखते हैं। चीन ये सब कैसे कर रहा है, इसके लिए आपको हमारे विश्लेषण का अब दूसरा भाग देखना चाहिए। यानी चीन ने भारत में प्रवेश बड़े आक्रामक तरीके से तो नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे चीन ने भारत की ज्यादातर जिंदगियों पर, ज्यादातर लोगों पर, परिवारों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। हालांकि यूरोप के देशों में चीन बहुत आक्रामक रणनीति के तहत बड़ी बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण करना चाहता है। इसे हॉस्टाइल टेकओवर कहते हैं। इसलिए आपको अब यह समझना चाहिए कि किसी बड़ी कंपनी का हॉस्टाइल टेकओवर कैसे होता है। इसके लिए अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन आज हम आपको सिर्फ उन तरीकों के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल चीन कर रहा है। सबसे पहले चीन की कंपनियां ये देख रही हैं कि इटली, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की किन किन कंपनियों की आर्थिक हालत कोरोना वायरस की वजह से खराब हो चुकी है और जिनके शेयर के दाम काफी हद तक गिर चुके हैं। आकलन करने के बाद निवेशक इन कंपनियों के शेयर होल्डर्स को शेयर के मौजूदा दाम से ज्यादा कीमत ऑफर करते हैं। यानी चीन के निवेशक इन कंपनियों के शेयर होल्डर से कहते हैं या कह सकते हैं कि हम आपके शेयर प्रीमियम दामों पर खरीद सकते हैं, आपको प्रीमियम देकर। लेकिन अगर यह तरीका काम नहीं करता तो फिर प्रॉक्सी वॉर की तकनीक अपनाई जा सकती है, जिसके तहत कंपनी के बड़े शेयर होल्डर्स के बीच भविष्य को लेकर बेचैनी पैदा की जाती है और धमकी और पैसों के दम पर कई बार कंपनी के बोर्ड को ही बदल दिया जाता है। इसके बाद शेयर धारकों को यकीन दिलाया जाता है कि नया बोर्ड उनके हित में काम करेगा और इसके बाद नया बोर्ड निवेश को मंजूरी दे देता है। चीन इस समय यूरोप की फुटबॉल टीमों से लेकर वहां की बड़ी बड़ी एयरलाइंस और होटल्स तक को खरीदने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन के पास इस सदी का यह सबसे सुनहरा अवसर है और चीन भारी डिस्काउंट पर दुनिया भर की कंपनियों को खरीदने की फिराक में है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2013 के बाद पहली बार चीन की कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश में भारी कमी आई है और चीन हर कीमत पर स्थिति को बदलना चाहता है। चीन की नजरें विशेषकर रणनीतिक महत्व की कंपनियों पर हैं। उदाहरण के लिए चीन का एक सरकारी फंड भारत की भी एक बड़ी प्राइवेट एनर्जी कंपनी में 10% हिस्सेदारी खरीदने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत समेत दुनिया के तमाम देश इस समय बहुत एहतियात बरत रहे हैं और विशेषज्ञों के मुताबिक चीन को अभी अपनी कोशिशों में 10 से 20% की सफलता ही मिल पाएगी। लेकिन भविष्य में भी चीन ऐसे मौकों का फायदा उठाता रहेगा। हालांकि आप सब लोग भारत में रहते हैं और भारत में चीन के लिए ये सब करना इतना आसान काम नहीं होगा। भारत चीन के लिए अभी तक एक बहुत बड़ा बाजार है और भारत की कंपनियों में बहुत सारी चीनी कंपनियों का छोटा छोटा निवेश भी है। लेकिन हॉस्टाइल टेकओवर करना भारत की किसी बड़ी कंपनी को अभी चीन के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में अभी नियम कानून ऐसे हैं जो चीन को इसकी इजाजत अभी नहीं देंगे। लेकिन इनडायरेक्टली चीन ने अपना सामान बेचकर, सस्ते दामों पर बेचकर
आपके घर में अपनी एक बहुत बड़ी जगह बना ली है, आपके जीवन में अपनी एक बहुत बड़ी जगह चीन पहले से ही बना चुका है। लेकिन चीन ये सपना जरूर देखता है कि एक जमाने में हो सकता है आप उसके लिए सिर्फ एक बहुत बड़ा बाजार हैं जो चीन का सामान खरीदता है, लेकिन चीन का ये सपना है कि आगे चलकर भविष्य में एक दिन ऐसा भी आए जब आप सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स ना खरीदें बल्कि आपकी सैलरीज, आपकी तनख्वाहें भी चीन से ही आनी शुरू हो जाएं। यही चीन का सपना है। और अगर आप सबकी तनख्वाहें चीन से आनी शुरू हो गई तो फिर ये एक बहुत ही चिंता की बात है, और उसी से आज हम आपको ही नहीं दुनिया भर के लोगों को सावधान कर रहे हैं।